गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। जल्दी से बताओ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है? सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा, अभी सब ठीक है ना? हाँ चलो क्लियर। तो कल कल तुम लोगों का टेस्ट हुआ होगा और टेस्ट में तीन चार चीजें मैंने थोड़ी अलग दी थी जो हमने नहीं पढ़ी थी। तो तुम लोग कर पाए कि नहीं कर पाए, जल्दी बताओ। टेस्ट कैसा हुआ भाई, सब ठीक हुआ? टेस्ट बढ़िया था ना? चलो गुड गुड। चलो फटाफट से फिर टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं आज, है ना? टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप सबको मालूम है कि हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे क्लास होती है, फ्राइडे को टेस्ट का डिस्कशन होता है ना? चलो शुरू करते हैं। अर्जुन बाबू कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टेस्ट दिया जाता है, एक बार क्वेरी वाले नंबर पे पता करना, ठीक है? दो तीन क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सभी को डिस्कस कर लेते हैं। 12 क्वेश्चन दिए थे और 12 क्वेश्चन को फटाफट से डिस्कस करते हैं और आज के सेशन को खत्म करते हैं। और फिर तुम्हारी फाउंडेशन में जो 100th क्लास है, 100वीं क्लास है, उसको आज हम दोबारा से पढ़ेंगे क्योंकि वो क्लास सही से चल नहीं रही है। चलो बेटा, टेस्ट डिस्कशन में सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि भाई जो लोग भी हमारे एटीएम बैच में एनरोल्ड हैं, बहुत अच्छी बात है, पर कुछ लोग ऐसे लोग भी होंगे जो बिना बेसिक्स क्लियर किए वहां पर पहुंच चुके हैं। तो उन सबको बता दूं बेटा कि अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है और एटीएम बैच ले रखा है तो एटीएम बैच का कोई सेंस नहीं बनता। यू नीड टू क्लियर योर बेसिक्स फर्स्ट। तो आप बेसिक्स क्लियर करने के लिए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया कोर्स है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके सब इसमें हो रहा है, ठीक है? तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपकी थ्योरी क्लियर है ऑलरेडी तो आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन था हमारे टेस्ट का, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है कहां पर? सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो बेटा, कहां पर है? सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे, सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आंसर होगा तमिलनाडु। अगर जिसने तमिलनाडु लगाया है तो बहुत बढ़िया है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में हमारे दो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। मैं आप सबको बता दूं, देश में अभी जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो 7 हैं। वो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं, आप सबको मालूम है कहां कहां पर लोकेटेड हैं। पर जो तमिलनाडु में है वो तमिलनाडु में 2 हैं। एक का नाम तो कलपक्कम है जो कि यहां पर है, ध्यान से देखो, महाबलीपुरम के आसपास। एक तो यहां पर है कलपक्कम, कलपक्कम वाला तो यहां पर है, ठीक है, पूर्वी तट पर, चेन्नई के नीचे। पुडुचेरी और चेन्नई के बीच में है ये। इधर यहां पे चेन्नई है, इधर यहां पर चेन्नई है और इधर ये ब्लैक कलर से ये पुडुचेरी है ना? तो पुडुचेरी और चेन्नई के बीच में कलपक्कम, एक तो कलपक्कम हो गया और दूसरा बच्चों यहां पर जहां कन्याकुमारी है वहां पर, इसको अगर मैं थोड़ा सा उठा दूं, चलो देखो, तो दूसरा यहां पर है, ये है कुंडनकुलम, ठीक है? यहां पर इसको ऐसा करते हैं बाबू, इसको हटाओ और यहां पर कुंडनकुलम कन्याकुमारी के पास, कुंडनकुलम, ठीक है, कुंडनकुलम यहां पर है और कलपक्कम यहां पर है। तो ये दोनों हमारे तमिलनाडु के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। और बेटा एक चीज याद रखना, ये कुंडनकुलम जो है तिरुनेलवेली, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में है। तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में है, तमिलनाडु का एक तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कुंडनकुलम। क्लियर है भाई? बाकी देखो, बाकी कर्नाटक में कैगा है, महाराष्ट्र में तारापुर है,
गुजरात में काकरापार, राजस्थान में राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, उत्तर प्रदेश में नरोरा है। तो इस तरीके से 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अपने पास। ठीक है बेटा, तो याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज अ न्यूक्लियर प्लांट नॉट लोकेटेड? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में परमाणु संयंत्र स्थित नहीं है? बताओ बेटा, इनमें से कौन से स्टेट में न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है फिलहाल? तो आप लोगों का आंसर अगर बिहार है तो बिल्कुल सही है। बिहार है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो तारापुर पावर स्टेशन है ही, जो कि 1969 में शुरू हुआ था। और एक चीज मैं आप सबको बता दूं, तारापुर भारत का पहला पावर स्टेशन था, भारत का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन या एटॉमिक पावर स्टेशन या फिर अणु विद्युत प्लांट या परियोजना कह सकते हो। तो भारत का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर, महाराष्ट्र में न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है बच्चों, तो महाराष्ट्र में तो तारापुर, राजस्थान में रावत भाटा कोटा के पास रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन। और तमिलनाडु में तो 2 है, तुम सबको मालूम है, कलपक्कम और कुंडनकुलम। बिहार में नहीं है। ठीक है, बिहार में नहीं है। बाकी लोकेशन देखो, मैं 7 की बता देता हूं तुम्हें। ये उत्तर प्रदेश में गंगा जी के किनारे, ये है नरोरा, गंगा जी के किनारे है नरोरा उत्तर प्रदेश में है। ये चंबल के किनारे यहां पर कोटा के पास बिल्कुल ये है रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन। उसके बाद ये गुजरात में काकरापार, गुजरात में कौन सा बच्चों? काकरापार। और महाराष्ट्र में यहां पर ऊपर ये तारापुर। और उसके बाद यहां कर्नाटक में कैगा। और बाकी आपको कलपक्कम तो मालूम ही है, ये कलपक्कम। ये बार बार इसलिए करवा रहा हूं ताकि दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, और नीचे कुंडनकुलम तो है ही, तो यहां लिख देते हैं कुंडनकुलम, तमिलनाडु में कुंडनकुलम। तो ऐसा कोई सवाल आ जाए कि निम्नलिखित राज्यों में से वो कौन सा राज्य जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो तमिलनाडु में 2 हैं। ठीक है, याद रखना। चलो भैया, अब ये क्वेश्चन पढ़ो तो तुम्हें समझ में आए, मजा आए, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन? निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख दोष नहीं है? मतलब अगर हम न्यूक्लियर पावर जनरेट कर रहे हैं, अगर हम परमाणु ऊर्जा जनरेट कर रहे हैं, तो इसमें से वो कौन सा है कि भाई इससे नुकसान नहीं हो रहा, ये चीज हो रही है तो इससे नुकसान नहीं हो रहा? बताओ भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड। न्यूक्लियर पावर जनरेशन यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। भाई अगर बिजली उत्पादन हो रहा है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन अगर हम लोग कर रहे हैं, तो ये तो कोई नुकसान की बात ही नहीं है, ये तो फायदे की बात है, अभी तक हम लोग जो है कोल से, पेट्रोलियम से, ठीक है, नेचुरल गैस से बिजली पैदा कर रहे हैं। अब हमारे पास एक और साधन है, क्या? एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू हम लोग बिजली पैदा कर सकते हैं। तो ये तो भलाई की बात है, अच्छाई की बात है। बाकी देखो परमाणु विकिरण के आकस्मिक रिसाव का जोखिम तो है, ये डिसएडवांटेज है भाई। अगर लीक हो गया, एक्सीडेंटल लीकेज हो गया न्यूक्लियर रेडिएशन का, तो सालों साल पीढ़ियां याद रखेंगी कि बाप दादा क्या घटिया काम करके गए हैं। ठीक है, फिर परमाणु ऊर्जा की स्थापना की उच्च लागत, बिल्कुल भाई। देखो, हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, जब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टैब्लिश करते हैं तो उसमें मोटा खर्चा आता है भाई, बहुत तगड़ा खर्चा आता है। और उसके बाद स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ यूज्ड फ्यूल,
जब हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं फिर उसको डिस्पोज कहां करें, उसे कहां पे संभाल के रखें, ये अलग दिक्कत है। तो इसीलिए बाकी तीन तो दिक्कत है, पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा हैज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट? हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है नहीं, अभी बन रहा है, पर मैंने तुम्हें ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करके बताया था। बताओ बेटा। बिल्कुल 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 भाई, करंट अफेयर्स संडे को आ तो रही है, जो नया वाला चैनल है क्विक ट्रिक्स एग्जाम्स, उस पे करंट अफेयर्स आ रही है, एंड दैट करंट अफेयर्स इज फॉर ऑल रेलवे एग्जाम्स, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी लोग देखो वहां पर। ठीक है, बैच में करवाने की जरूरत नहीं है अलग से करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो ऐसी है ना, डायनामिक चीज है, अपडेट करवानी पड़ती है, तो यहां थोड़ी अपडेट होती रहेगी, ये तो बैच है, प्रॉपर बैच, ये तो फाउंडेशन है। करंट अफेयर्स यूट्यूब पे होगी, तो वहां देखना सब लोग। ठीक है बच्चों, हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र? फतेहाबाद, फतेहाबाद में, फतेहाबाद जिले में, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, उस गांव का नाम है गोरखपुर। एक गोरखपुर जो है वो जिला है यूपी में, उसकी बात नहीं हो रही है, ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गांव है गोरखपुर। तो गोरखपुर, देखो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, गोरखपुर गांव में, गोरखपुर गांव में एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है 13 फरवरी 2014 से। 13 फरवरी से ही शुरू हुआ है ये, 13 फरवरी 2014 से। यानी हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की हरियाणा में फतेहाबाद जिले में गोरखपुर में, और इस प्रोजेक्ट का नाम है गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना, पूरा नाम यह है। ठीक है, तो गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत, अणु मतलब एटम, तो अणु विद्युत परियोजना। ठीक है, यह प्रोजेक्ट का नाम है, और इसको बनने में अभी काफी टाइम लगेगा, अभी बनने में काफी टाइम लगेगा, 8-10 साल और लग जाएंगे इसको बनने में। तो ये फतेहाबाद जिले में बन रही है बेटा। ठीक है, चलो ये देखो भैया, हरियाणा में ये है फतेहाबाद जिला, तो यहां पर है गोरखपुर गांव। ठीक है, गोरखपुर फतेहाबाद। ठीक है भाई, हरियाणा में यहां पर। क्लियर? चलो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी कमेंस्ड इन इंडिया इन, भारत में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पादन कब शुरू हुआ? मैंने तुम्हें खुद ने बताया कि भाई पहला जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन बना वो 1969 में बना, और वो था तारापुर, महाराष्ट्र वाला। तारापुर जो है, तारापुर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है महाराष्ट्र में, उसी से तो शुरुआत हुई है, वही हमारा पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, पहली बार वहीं पर न्यूक्लियर बिजली बनी है ना। तो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट यहीं पे तो जनरेट होगी सबसे पहले, जब यही सबसे पहले बनाया तो अक्टूबर 1969, अक्टूबर 1969। और बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तारापुर में उस टाइम पे 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाए गए थे, 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाए गए थे। और तारापुर वाला जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है बच्चों, ये यूएसए की कंपनी थी, एक जनरल इलेक्ट्रिक। ठीक है, यूएसए की कंपनी थी, उसने इसको बनाया था। तो यूएसए की कंपनी थी जनरल इलेक्ट्रिक, उसने बनाया था इसे, यूएसए की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक। जनरल इलेक्ट्रिक, शॉर्ट में जीई बोलते हैं। ठीक है, तो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी बननी शुरू हुई है, इलेक्ट्रिसिटी बननी शुरू हुई है। यूएसए की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने तारापुर वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट में 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स फिट किए थे, तब यह शुरू हुआ। ठीक है भाई, चलो बेटा आगे बढ़े। बिल्कुल, तारापुर महाराष्ट्र। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1969 सी। चलो बेटा नेक्स्ट,
बाकी तारापुर की लोकेशन सबको मालूम है ना, महाराष्ट्र में यहां पर, जैसे ये मुंबई है, ये मुंबई है, तो मुंबई के नॉर्थ में ये यहां पर ये है तारापुर। ठीक है, चलो। द राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन वॉज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ, राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन का निर्माण किसकी सहायता से किया गया था? एक चीज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। कंस्ट्रक्शन जो शुरुआत हुई, कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई 1963 में, ठीक है, 1963 में, बन के तैयार हुआ 1973 में। तो 1963 में किसकी हेल्प से, जल्दी बताओ किसकी हेल्प से? बिल्कुल ऋतुराज, बिल्कुल बेटा, कनाडा, बिल्कुल कनाडा की मदद से। तो कनाडा की मदद से, कनाडा की मदद से ये रावत भाटा वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है, एटॉमिक पावर प्लांट है, उसकी स्थापना हुई। 1963 में काम शुरू हुआ और 1973 में बिजली प्रोडक्शन चालू हो गया रावत भाटा में। ठीक है, 1963 से 73 के बीच में कनाडा की मदद ली गई है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। बाकी आप सब जानते हैं कि राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन एग्जैक्टली कहां पर है? कोटा के पास, कोटा के पास चंबल नदी के किनारे, कोटा के पास चंबल नदी के किनारे रावत भाटा में, नदी के किनारे रावत भाटा में। ठीक है बच्चों, रावत भाटा में। तो ये है लोकेशन, ये है भैया रावत भाटा। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज हैज डेवलप्ड द मोस्ट ऑन द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग हुगली नदी के तट पर सबसे अधिक विकसित हुआ है? यह भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अगर तुम यहां पे देखो भाई, मैं अगर यहां से देखूं, ये देखो, ये यहां पे अपना देवप्रयाग है। देवप्रयाग से हमारी गंगा नदी शुरू हो जाती है, और देवप्रयाग से जब शुरू हो जाती है तो भैया इस तरीके से आगे बढ़ती है। कन्नौज आएगा, कानपुर आएगा, प्रयागराज आएगा, वाराणसी आएगा, बिहार का पटना आएगा, भागलपुर आएगा, झारखंड का साहिबगंज आएगा, फरक्का आएगा बंगाल का, उसके बाद कोलकाता आएगा, और इस तरीके से सुंदरबन डेल्टा बन जाएगा। ये देखो भाई, तो ये गंगा नदी है, और वेस्ट बंगाल में इस गंगा नदी को हम सब क्या बोलते हैं, तुम जानते हो? वेस्ट बंगाल में हम लोग बोलते हैं हुगली नदी। ठीक है, तो हुगली रिवर जो है बच्चों, हुगली रिवर यहां से लेके यहां तक, ये पूरा तुम मान लो हुगली नदी है। यहां ये कोलकाता है, यहां ये कोलकाता है। तो हुगली के आसपास का जितना भी एरिया है, हुगली के आसपास का जितना भी एरिया है बंगाल में, ये जूट प्रोडक्शन के लिए फेमस रहा है, जूट की खेती के लिए फेमस रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, जब जूट की खेती होगी तो भैया जूट का ही तो उद्योग यहां पे पनपेगा। भाई जो रॉ मटेरियल यहां पे उपलब्ध है, जो कच्चा माल उपलब्ध है, उसी को तो प्रोसेस किया जाएगा, उसी की तो इंडस्ट्री लगेगी। तो जूट की खेती होती है क्योंकि यहां बंगाल में अलूवियल सॉइल है, अलूवियल सॉइल है, जलोढ़ मृदा है, अलूवियल सॉइल है, जलोढ़ मृदा है, जिसका इस्तेमाल बंगाल में जूट की खेती के लिए किया जाता है, जूट की खेती के लिए किया जाता है ना बेटा? हालांकि जलोढ़ मृदा पे गेहूं, चावल और अपना शुगर केन, गन्ना, ये सब उग सकता है, पर बंगाल में जूट की खेती की जाती है, और जूट की इंडस्ट्री बंगाल में बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप हुई है। और एक चीज मैं आप सबको बता दूं कि जूट की सफाई के लिए या जूट रिलेटेड प्रोडक्ट्स की सफाई के लिए पानी की वैसी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो हुगली नदी वो पानी, वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो जूट की खेती, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जूट इंडस्ट्री यहां पर डेवलप हुई है, जूट इंडस्ट्री डेवलप हुई है। ठीक है,
अब जैसे मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दिया था कि शुगर केन जो है, गन्ना जो है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ज्यादा उगता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो शुगर मिल इंडस्ट्री है, जो चीनी बनाने की फैक्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, वो ऑब्वियस सी बात है कहां स्टैब्लिश होगी, यूपी और अपने महाराष्ट्र में। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी बिल्कुल शुरुआत से ही बेटा, मिडिवल टाइम से शुरू हुआ है बहुत ज्यादा, अंग्रेजों के जमाने से, और उसके बाद फिर मॉडर्न टाइम तक, और अब तक भी जूट की इंडस्ट्री यहां डेवलप होती रही है। बिल्कुल, देखो कोई ना कोई इलाका किसी ना किसी वजह से फेमस होता है। बंगाल जूट इंडस्ट्री की वजह से फेमस है, पंजाब धान और गेहूं की खेती की वजह से फेमस है, हरित क्रांति की वजह से फेमस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट नोन फॉर आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया? भाई देखो, सूरत, भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, ये पहले भी मैंने तुम्हें डिस्कस करके बताया है। भिलाई में तो भिलाई स्टील प्लांट है, भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट है, और ये भिलाई स्टील प्लांट जो है स्टील का प्रोडक्शन कर रहा है। बोकारो में, झारखंड के बोकारो में बोकारो स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट है। और भिलाई और बोकारो दोनों ही स्टील प्लांट्स को रशिया की मदद से बनाया गया है, रशिया की मदद से स्टैब्लिश किया गया है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रशिया की मदद से स्टैब्लिश किया गया है। और इनके बाद भी अगर तुम लोगों ने गलतियां की है टेस्ट में बेटा, तो दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना। रशिया की मदद से स्टैब्लिश किया जमशेदपुर में 1907 में, और वो भी 26 अगस्त को, है ना, 26 अगस्त 1907 को जमशेद जी टाटा ने टिस्को नाम की कंपनी स्टैब्लिश की। टिस्को का फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। पूरा जमशेदपुर बसाया। ठीक है, तो 1907 में टिस्को जमशेदजी टाटा ने स्टैब्लिश की, बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, और सूरत जो है। अब देखो, ये तीन तो अपने आयरन एंड स्टील के लिए जाने जाते हैं, जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई, और तीनों के तीनों बच्चों कहां पर हैं? ये देखो, तीनों के तीनों कहां पर हैं? तीनों के तीनों में से दो तो झारखंड में है, ये दो तो झारखंड में है, जमशेदपुर और बोकारो तो झारखंड में है। भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है, भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़, भिलाई छत्तीसगढ़ में, रायपुर के बिल्कुल लेफ्ट साइड में ही है। बाकी सूरत जो है बच्चों आंसर होगा, क्योंकि सूरत जो है एक तो क्लोथिंग इंडस्ट्री के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए, क्लोथ इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, और साथ ही साथ जैसा कि सब जानते हैं कि डायमंड की पॉलिशिंग और कटिंग के लिए जाना जाता है, डायमंड की पॉलिशिंग एंड कटिंग के लिए जाना जाता है सूरत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे। ठीक है, तो सूरत जो है वो क्लोथ इंडस्ट्री और डायमंड की व्यापार, डायमंड की पॉलिशिंग, कटिंग के लिए जाना जाता है। सूरत हो गया सही आंसर। यहीं पे सूरत में ही स्टील और आयरन का उत्पादन नहीं हो रहा, बाकी तीनों जगह हो रहा है। चलो, तो एक बार इनको मार्क कर देते हैं भाई। ध्यान से देखो भाई, बोकारो तो इधर ये रहा, बोकारो, ये इधर रायपुर के पास इधर है भिलाई, भिलाई। ठीक है, बोकारो, भिलाई, और इधर ये हो गया जमशेदपुर। ठीक है, और ये इधर हो गया सूरत। ठीक है भाई, चलो। राउरकेला स्टील प्लांट इज सिचुएटेड इन, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहां स्थित है? जल्दी जवाब दो सभी लोग। बेटा यही सवाल तुम्हारे रेलवे के ही सवाल हैं, सारे के सारे ऐसे ही सवाल आते हैं। ठीक है, स्टेज 1 देख लो, स्टेज 2 देख लो,
कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं स्टेज 1 और स्टेज 2 में, ठीक है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल। ओडिशा, राउरकेला स्टील प्लांट कहां पर है बच्चों? ओडिशा में है, ठीक है। देखो 4 स्टील प्लांट्स लगाए गए थे, बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, ठीक है। ये देखो ध्यान से, राउरकेला तो यहां पर है, ये देखो ओडिशा में, राउरकेला ओडिशा में, राउरकेला, इधर वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर है ना, दुर्गापुर, इधर ये बोकारो, बोकारो, और इधर भिलाई। और किन किन कंट्रीज ने लगाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो दोनों बी से, मैंने तुम्हें बताया दोनों बी से, बोकारो और भिलाई, इनको तो यूएसएसआर ने, यानी कि रशिया ने, रशिया की मदद लगी, भिलाई और बोकारो को तो। दुर्गापुर को यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, और राउरकेला को जर्मनी ने मदद की, ठीक है। तो भिलाई और बोकारो स्टील प्लांट्स यूएसएसआर की मदद से बने हैं, दुर्गापुर यूनाइटेड किंगडम और राउरकेला जर्मनी, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भारत सरकार की कंपनी है विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस इन इंडिया? ओएनजीसी, बीएचईएल, सेल, एनटीपीसी, मैंने सबके फुल फॉर्म बताए। ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी या कॉरपोरेशन, बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। तो भाई देखो सबसे ज्यादा जो तेल का प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है ओएनजीसी की तरफ से, ओएनजीसी की तरफ से, ठीक है भाई। ओएनजीसी सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूस कर रही है और नेचुरल गैस प्रोड्यूस कर रही है। और मैंने शायद आपको यह भी बताया था कि इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, इसकी स्थापना 1956 में, ठीक है, 1956 में एस्टैब्लिशमेंट। और मैंने इसका हेडक्वार्टर भी आपको बताया, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है भाई। बाकी जो हमारी मुंबई हाई वाली साइट है, जो पूरे देश में 25 से 30% तेल की रिक्वायरमेंट अकेले पूरी कर रही है, मुंबई हाई वाली साइट, उसको भी ओएनजीसी ही कंट्रोल करती है। ओएनजीसी के ही अंडर है मुंबई हाई ऑयल फील्ड, ठीक है बच्चों, ये भी याद रखना। मुंबई हाई ऑयल फील्ड जो है तेल क्षेत्र है वो ओएनजीसी के ही अंडर है, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इंडस्ट्री ऑफ ग्लास बैंगल्स? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आप सबको पता होना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह है जो कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है? कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद आगरा से थोड़ा डिस्टेंस पर है, पर देखो ये है मैप, यहां पर देखो बेटा ये आगरा, और आगरा से थोड़ा डिस्टेंस पर यहां पर यह है फिरोजाबाद, यमुना के किनारे ये फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद की चूड़ियां, अच्छा एक चीज और बताता हूं, इसे इसी वजह से सुहाग की नगरी भी बोलते हैं, सुहाग की नगरी, क्योंकि जब महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं तो कहीं ना कहीं उनके शादीशुदा जीवन का सिंबल होता है, वो श्रृंगार का हिस्सा होता है चूड़ियां पहनना। तो इसी वजह से, क्योंकि वो चूड़ियां उनके सुहाग की निशानी है, उनके शादीशुदा होने की निशानी है, इसीलिए इसे सुहाग की नगरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सुहाग की नगरी, ठीक है, सुहाग की नगरी बोलते हैं फिरोजाबाद को। क्लियर है भाई? चलो, तो ये हो गया फिरोजाबाद। आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर प्रसिद्ध है। भाई सहारनपुर यहां है, यमुना के किनारे, ये रहा सहारनपुर। तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश का किस लिए फेमस है बताओ? सहारनपुर उत्तर प्रदेश का किस लिए फेमस है? वुड कार्विंग, कॉटेज इंडस्ट्री, सिल्क टेक्सटाइल्स, ब्रास यूटेंसिल्स, ग्लास बैंगल्स।
बताओ भाई, लकड़ी पर नक्काशी कुटीर उद्योग के लिए, या फिर रेशमी वस्त्र, पीतल के बर्तन, कांच की चूड़ियां। कांच की चूड़ियां तो हो नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है। ये वाला गलत हो गया। देखो मैं बताता हूं, ये फेमस है बच्चों वुड कार्विंग कॉटेज इंडस्ट्री के लिए। लकड़ी पर नक्काशी के लिए फेमस है सहारनपुर। ठीक है, लकड़ी पर नक्काशी के लिए फेमस है। छोटा छोटा उद्योग लोगों ने लगा रखा है, हैंडीक्राफ्ट्स, बेसिकली हैंडीक्राफ्ट्स जो होते हैं, लकड़ी के ऊपर जो नक्काशी होती है, हैंडीक्राफ्ट जो होता है, उसके लिए फेमस है सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का, यमुना के किनारे। ठीक है बच्चों, तो जिसने भी, अगेन एक बार रिमाइंडर है, जिसने भी एटीएम बैच दे रखा है और बेसिक्स क्लियर नहीं है, वो बेसिक्स जरूर क्लियर कर ले। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया कोर्स है और आप आराम से एंजॉय करते हुए इसको पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत बढ़िया कर सकते हैं। बाकी आज का जो सेशन है, टेस्ट वाला जो काम है, वो डिस्कस हो चुका है हमारा। अब बेटा देखो, मिनरल्स वाला एक पार्ट बचा है, तो मिनरल्स वाला जो पार्ट बचा है एक, वो होगा मंडे को, और ट्यूसडे से तुम्हारी नई सब्जेक्ट एटीएम में चालू हो जाएगा। पॉलिटी के साथ शुरू करते हैं, मुझे ऐसा लगता है पॉलिटी के साथ शुरू कर देना चाहिए ताकि थोड़ी सी वेरिएशन आए, है ना। चलो पॉलिटी के साथ शुरू करते हैं। चलो भाई, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।